डियर स्टूडेंट्स, यदि आप क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं और मैथ्स ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपके सिलेबस से संबंधित जो चैप्टर है नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ टू ट्वाइस इन 4,28,721 इज। अब क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लेते हैं। संख्या 4,28,721 में दो के दो स्थानीय मानों का गुणनफल है। तो इस प्रश्न में हमको एक संख्या दी गई है 4,28,721। इस संख्या में जो अंक दो है, अंक दो के दोनों स्थानीय मानों का हमको गुणनफल ज्ञात करना है। स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो इस नंबर में जो दो है, दो दो के दोनों प्लेस वैल्यू का हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो पहला वाला जो दो है वह इकाई और दहाई के स्थान पर है। तो जब हम संख्या दो का स्थानीय मान लिखेंगे तो दो की गुणा 10 से करेंगे तो आ जाएगा 20। जो ये दूसरा वाला दो है इसका स्थानीय मान हम ज्ञात करेंगे। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये 10,000 पर है। इस संख्या में जो दूसरा वाला दो है उसका स्थान 10,000 का है तो दो की गुणा हम कर देंगे 10,000 से। अब दो की गुणा 10,000 से करने पर आ जाएगा 20,000। तो दोनों स्थानीय मानों का हमको गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम 20,000 को गुणा कर देंगे 20 से। 20 की गुणा जीरो में करने पर जीरो, फिर 20 की गुणा जीरो से करेंगे जीरो, फिर जीरो जीरो, चार जीरो आ जाएंगे, 20 दूनी हो जाएंगे 40। तो दोनों का गुणनफल आ गया है 4,00,000। संख्या इस संख्या में जो दो दो हैं उनके स्थानीय मानों का गुणनफल आ गया है 4,00,000। तो अब देखिए कौन से ऑप्शन में हमको 4,00,000 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि दो इस नंबर में जो दो टू आए हैं, टू के प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट है 4,00,000। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, 3 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1,000 प्लस 9 मल्टीप्लाई 100 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4 इज द सेम एज। अब देखिए यहां पर एक नंबर हमको दिया गया है जिसको सॉल्व कर का मान निम्न में से कौन सा होगा। अब इसको सॉल्व करके, इस नंबर को सॉल्व करके हमके बताना है कि कौन सा होगा इसका मान। अब देखिए जब 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 10,000 से हुई है तो ये आ जाएगा 30,000, फिर प्लस का साइन। 7 की मल्टीप्लाई 1,000 से करेंगे तो 7,000, फिर प्लस 9 की मल्टीप्लाई 100 से करने पर आ जाएगा 900, प्लस 0 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आएगा 0 और प्लस 4। अब इनको हम ऐड कर देंगे तो 30,000 में 7,000 ऐड करने पर 37,000 हो जाएगा। फिर 900 और ऐड कर लेंगे तो 37,904 हमको मिल जाएगा। 37,904 ये आ जाएगा इस संख्या का मान। तो इस संख्या को जब हम सरल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 37,904। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 87,904। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 1 इज एडेड टू द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इट विल बी इक्वल टू। इस क्वेश्चन में हमको कहा गया है, कि अगर हम 7 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो वो किस नंबर के इक्वल हो जाएगा। अब हिंदी में पढ़िए। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त होगा। जो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसमें एक जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी ये हमको बताना है। तो अब देखिए 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए 9 को 7 बार लिख दीजिए। 9 को 7 बार हम लिख देंगे तो ये आ जाएगा यहां पर। 9 को 7 बार लिखेंगे तो ये आएगा 99,99,999। ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इसमें एक जोड़ने के लिए हमसे कहा गया है तो हम इसको में एक जोड़ देंगे। तो 9 में एक जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 9 और 1 10 हासिल यहाँ पर लगेगा 1, 9 और 1 10 हासिल लगेगा यहाँ पर। 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10 हासिल लगेगा 1 यहाँ पर। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हासिल यहाँ पर 1, 9 और 1 10 हासिल, फिर यहाँ पर 9 और 1 हो जाएगा 10।
तो ये संख्या आ गई है 1 करोड़। तो जब हम 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो हमको 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। ये आ गई है 1 करोड़, इसमें 8 अंक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर 9578 इज। इस क्वेश्चन में हमको जो नंबर दिया गया है 9778 का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। अब हिंदी में समझिए, संख्या 9578 का प्रसारित रूप है। तो जो संख्या 9578 है उसका हमको प्रसारित रूप लिखना है, अर्थात विस्तारित रूप हमको लिखना है। तो ये संख्या है 9578। जब इसका हम विस्तारित रूप लिखेंगे तो बाएं ओर से सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे और उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 9 जो है हजार के स्थान पर है तो 1 की गुणा हम हजार से कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 5 है यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर तो 5 की गुणा हम 100 से करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह। इकाई, दहाई, 7 है यहाँ पर दहाई के स्थान पर तो 7 की गुणा 10 से करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह। और 8 है यहाँ पर इकाई पर, 8 की गुणा इकाई का मतलब 1 से करेंगे। तो ये 9578 का विस्तारित रूप आ गया है, प्रसार आ गया है। और इंग्लिश में कहें तो 9578 की ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई है। अब देखिए कौन से ऑप्शन में ये फॉर्म हमको दी गई है। 9 मल्टीप्लाई 1000, तो 9 मल्टीप्लाई 1000 इन दोनों में है, ऑप्शन बी या सी में। उसके बाद है 5 मल्टीप्लाई 100, तो 5 मल्टीप्लाई 100, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट 1000 द नंबर 85,642 इज। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर ये जो नंबर है 85,642 का, अगर हम नियरेस्ट 1000 पर राउंड ऑफ करें तो हमको कौन सा नंबर प्राप्त होगा। अब हिंदी में देखिए, संख्या 85,642 को निकटतम हजारों के सन्निकटन करने पर लिखा जाएगा। अगर इस संख्या का हम हजारवें स्थान पर संगठन मान ज्ञात करें तो उस संख्या को किस प्रकार लिखा जाएगा वो हमको बताना है। तो संख्या यहां पर हमको दी गई है 85,642। इस संख्या का हमको हजारवें स्थान पर नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करना है। तो जब हम हजारवें स्थान पर राउंड ऑफ करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर यहाँ अंक है 5। तो जब भी हम राउंड ऑफ करते हैं तो जिस अंक का हमको राउंड ऑफ करना होता है उससे अगले वाले नंबर को हम देखते हैं। अगर जिस अंक का हमको राउंड ऑफ करना है उससे अगला वाला नंबर 0, 1, 2, 3 या 4 इनमें से कोई सा होगा तो अब हम वहां कुछ नहीं करेंगे। और जब अगर उससे अगला नंबर 5, 6, 7, 8 या 9 इनमें से कोई सा होगा तो हम उस अंक में 1 जोड़ देते हैं। अब देखिए, इस संख्या 5 का हमको राउंड ऑफ करना है, ये हजारवें स्थान पर लिखा गया है तो इससे अगला जो अंक है वह 6 है। तो 6 वाला अंक इस कंडीशन में आ रहा है कि हमको 1 जोड़ना पड़ेगा। अब ये 1 कहां पर जोड़ेंगे, जिस स्थान पर हमको राउंड ऑफ करना है। तो इस 5 में हम 1 जोड़ देंगे, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा। और इस 5 से पहले जितने भी अंक हैं उनको जैसा था वैसे ही लिखेंगे और आगे के सभी अंकों को 0 में बदल देंगे। आगे 3 अंक थे तो 3 अंक 0 में बदल गए हैं। तो 85,642 का जो सन्निकटन मान हमको प्राप्त हुआ है वह है 86,000। अगर हम 85,642 का नियरेस्ट 1000 पर राउंड ऑफ करेंगे तो हमको जो नंबर प्राप्त होगा वह है 86,000। अब देखिए कौन से ऑप्शन में 86,000 हमको दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन 6 है, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस फ्रॉम डिजिट्स 5, 9, 2 एंड 6 इज। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमको एक 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना है और कोई से भी एक डिजिट को 2 बार हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एनी 1 डिजिट ट्वाइस, तो एक डिजिट का यूज हम 2 बार कर सकते हैं फ्रॉम द डिजिट। और ये 4 डिजिट भी हमको यहाँ पर दी गई है,
5, 9, 2 और 6, इन 6 डिजिट का यूज करके हमको 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना है और इनमें से किसी एक डिजिट को हम 2 बार यूज कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। अब हिंदी में पढ़िए क्वेश्चन को। अंक 5, 9, 2 तथा 6 में से किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनेगी। तो इस प्रश्न में हमको 4 अंक दिए गए हैं। इन 4 अंकों का उपयोग करके हमको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है और इनमें से कोई से एक अंक को हम 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। अब हमारे पास 4 अंक हैं, 5, 9, 2 और 6। इन 4 अंकों से हमें 4 ही अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो जब हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो बड़ा अंक सबसे पहले लिखेंगे 9, और किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग करने के लिए यहां पर कहा गया है, तो हम बड़े अंक को ही 2 बार उपयोग कर लेंगे। तो 9 को ही हम 2 बार लिख लेंगे, जो क्योंकि हमको सबसे बड़ी संख्या बनानी है इन अंकों का उपयोग करके। अब 9 के बाद यहाँ पर बड़ा अंक है 6, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर अगला बड़ा अंक है यहाँ पर 5। तो इन 4 अंकों का उपयोग करके हमने ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाई है, जिसमें हम एक अंक को 2 बार उपयोग कर सकते थे, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो संख्या आ गई है 9,965। 9,965, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 9,965। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन द नंबर इज रिटर्न एज। संख्या को संख्यांकन की भारतीय पद्धति में लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन में हमको एक संख्या दी गई है जिसको हमको भारतीय पद्धति में लिखकर दिखाना है। देखिए संख्या में जो अंक है वह है 5, 8, 6, 9, 5, 3, 7, 6। इस संख्या को हमको भारतीय पद्धति में लिखना है, इंडियन सिस्टम में लिखना है। तो जब किसी संख्या को हम इंडियन सिस्टम में भारतीय पद्धति में लिखते हैं, पीछे से पहला कोमा आता है 3 अंकों के बाद, इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद, फिर 1000 और 10,000 के बाद, लाख और 10 लाख के बाद। तो इस प्रकार लिखा जाएगा भारतीय पद्धति में इस संख्या को कोमा लगाकर। तो पीछे से जब हम भारतीय पद्धति में संख्या को लिखते हैं तो सबसे पहला कोमा पीछे से 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद चलता है। और जब हम इंटरनेशनल सिस्टम में किसी नंबर्स को लिखते हैं तो कोमा पीछे से 3-3 अंकों के बाद लगाते हैं। तो भारतीय पद्धति में पहला कोमा 3 अंक के बाद, फिर 2-2 के बाद कोमे लगते हैं। और इंटरनेशनल सिस्टम में जो कोमा लगाते हैं हम पीछे से 3-3 अंकों के बाद लगाते हैं। तो इंडियन सिस्टम में इस संख्या को इस प्रकार लिखा जाएगा, पहला कोमा पीछे से 3 के बाद, फिर 2-2 के बाद। तो यहाँ पर देखिए पहला 2 के बाद दे रखा है पीछे से, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये पीछे से 3 के बाद, फिर 3 के बाद, ये तो इंटरनेशनल सिस्टम में हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन है पीछे से 3 के बाद, फिर 2 के बाद, और फिर जो बचा रह गया उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमको एक संख्या दी गई थी जिसको हमको भारतीय पद्धति में लिखना था। तो भारतीय पद्धति में जब हम संख्या को लिखते हैं तो पहला कोमा पीछे से 3 अंक के बाद, फिर 2-2 अंक के बाद कोमा लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू, 1 मिलियन बराबर है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 1 मिलियन किसके बराबर है? 1 लाख के, 10 लाख के, 1 करोड़ के, 10 करोड़ के, 10 करोड़ के। क्वेश्चन में 1 मिलियन, देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में जब हम नंबर को लिखते हैं तो 1 मिलियन पढ़ेंगे। अब वो इंडियन सिस्टम में लाख में काउंट होगा। अब देखिए हमको देखना है कि 1 मिलियन कितने के बराबर, किसके बराबर होता है। तो जब हम इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर को रीड करते हैं तो इस प्रकार करते हैं, वंस, टेंस, 100, उसके बाद आता है 1000, कोमे के बाद 1000, 1000, 10,000 और 100,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। इंटरनेशनल सिस्टम में हम किसी नंबर को इस प्रकार रीड करते हैं पीछे की तरफ से, और इंडियन सिस्टम में जब हम नंबर को रीड करते हैं तो उसमें पढ़ते हैं हम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और फिर आ जाता है लाख, 10 लाख और फिर करोड़, करोड़, 10 करोड़। इस प्रकार हम भारतीय पद्धति में संख्या को पीछे की तरफ से पढ़ते हैं। अब देखिए 1 मिलियन कहां पर है?
देखिए नीचे यहाँ पर है 1 मिलियन, ये मिलियन है, ये 10 लाख के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, अगर कंपैरिजन करें तो जब हम इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर को लिखेंगे तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 फिर मिलियन आ जाएगा। और जब हम इंटरनेश इंडियन सिस्टम में लिखते हैं वंस, टेंस, 100,000, 10,000 फिर लाख और 10 लाख आएगा। तो ये 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था 1 मिलियन बराबर है, तो 10 लाख के बराबर होगा। 10 लाख का मतलब होगा 10 लाख। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट थाउजेंड्स गिव्स 5,000 इज। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट थाउजेंड गिव्स 5,000 इज, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से कौन से बड़े से बड़ा वह नंबर बताइए जिसका जब हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट थाउजेंड तो हमको 5,000 प्राप्त होगा। क्वेश्चन हिंदी में पढ़ते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका हजारों में सन्निकटन करने पर 5,000 प्राप्त हो। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको बतानी है जिसका संगठन हजारवें स्थान पर करने पर हमको 5,000 प्राप्त हो। अब देखिए पहली जो ऑप्शन दिए गए हैं सबका संगठन मान हम ज्ञात करके राउंड ऑफ करेंगे हजारवें स्थान पर। तो ये 5,001 है, तो इसका जब हम हजारवें स्थान पर राउंड ऑफ करेंगे तो वंस, टेंस, 100,000, तो 1000 वाले प्लेस पर हमें इसका राउंड ऑफ करना है, इससे आगे वाला नंबर 0 है। तो जब राउंड ऑफ करते हैं उससे अगली वाली डिजिट 0 से लेकर 4 तक कोई नंबर होती है, तब हम उस राउंड ऑफ करने वाली डिजिट में कुछ नहीं करते हैं। और जब हमारा डिजिट 5, 6, 7, 8 और 9 होता है, जहां पर राउंड ऑफ करना होता है, उससे अगला वाला डिजिट अगर इनमें से कोई सा है तब हम उस डिजिट में एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ 5 से अगला डिजिट 0 है, तो 0 होने पर हम कुछ नहीं करेंगे, 5 का 5 रहेगा और 5 के पीछे जितने नंबर हैं उनके स्थान पर 0 आ जाएगा। तो ये 5,001 का राउंड ऑफ आ जाएगा 5,000। अब अगला नंबर है हमारे पास 5,559। जब हम इसका राउंड ऑफ करेंगे तो 1000 पर हमको राउंड ऑफ करना है, तो उससे अगले वाली डिजिट देखेंगे, अगली वाली डिजिट 5 है, तो जब 5 होगी अगली डिजिट तो हम एक जोड़ेंगे, तो इस 5 में एक जोड़ देंगे तो ये 6 हो जाएगा, आगे के तीनों डिजिट 0 बन जाएंगे, तो ये आ जाएगा 6,000। 6,000 पर हमको देखना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका राउंड ऑफ करने के बाद 5,000 है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, इसका राउंड ऑफ 6,000 है। अब अगला नंबर देखिए, ये है 5,999। तो जब नियरेस्ट 10 पर, नियरेस्ट 1000 पर इसका राउंड ऑफ करना है तो 5 से अगला वाला डिजिट देखेंगे, वह 9 है, तो जब डिजिट 9 होगा तो हम एक जोड़ेंगे, तो 5 में एक जोड़ने पर 6 हो जाएगा, अगले के तीनों डिजिट 0 बना देंगे, तो ये आ जाएगा 6,000। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, हमको राउंड ऑफ 5,000 लाना है उसका। अब अगला नंबर है 5,499। तो यहाँ नियरेस्ट 100,000 पर जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 5 से अगला नंबर देखेंगे, 5 से अगला नंबर है 4, तो जब डिजिट 4 होगी, अगली डिजिट 4 होगी तो हम कुछ नहीं करेंगे उस डिजिट में, 5 का 5 ही आ जाएगा, अगले तीनों नंबर 0 हो जाएंगे। तो ये 5,499 का राउंड ऑफ है यहाँ पर 5,000, और 501 का भी राउंड ऑफ कितना था, 5,000। अब इन दोनों नंबरों का राउंड ऑफ 5,000 है, पर हमको उस संख्या को ज्ञात करना है जो सबसे बड़ी हो और जिसका राउंड ऑफ 5,000 आ जाए। तो 5,001 और 5,499 में से बड़ी संख्या होगी 5,499, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमको एक संख्या ज्ञात करनी थी और वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी जिसका राउंड ऑफ करने पर, अगर हजारवें स्थान पर हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमको 5,000 प्राप्त होना चाहिए था। तो हमने जो चारों ऑप्शन दिए हैं सबका राउंड ऑफ निकाला हजारवें स्थान पर, और वे संख्या देखी जिनका राउंड ऑफ 5,000 था, तो पहली और चौथी वाली का राउंड ऑफ 5,000 था, और हमें इनमें से वो संख्या बतानी थी जो बड़ी हो, तो बड़ी संख्या है 5,499। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, कीपिंग द कीपिंग द प्लेस ऑफ 6 इन द
नंबर सेम। इस नंबर में अगर हम 6 का प्लेस सेम रखें, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑब्टेन्ड बाय रीअरेंजिंग अदर डिजिट इज। तो अगर इस नंबर में हम 6 का प्लेस तो सेम रखें और बाद में और जो डिजिट है सबको रीअरेंज करने के बाद जो सबसे छोटा नंबर हमको मिलेगा वो हमको यहाँ पर फाइंड करना है। अब हिंदी में पढ़िए क्वेश्चन को। अंक 6 का स्थान वही रखते हुए संख्या, इस संख्या के अंकों को पुनः किसी भी क्रम में रखने पर बनने वाली सबसे छोटी संख्या होगी, ये हमको बताना है। किस संख्या में जितने भी अंक हैं उनको हमको दोबारा से व्यवस्थित कर कर सबसे छोटी संख्या लिखनी है, और जो अंक 6 है उसका स्थान वही रहना चाहिए। अब देखिए संख्या हमारे पास है 6, 3, 5, 0, 9, 4, 7। अब इसमें अंक कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 अंक है। इन्हीं 7 अंकों को हमको पुनः व्यवस्थित करके सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 स्थान हो गए। अब 6 का स्थान हमको नहीं बदलना है, तो 6 जहां पर था उसको वहीं पर रख देंगे। अब हमको सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम छोटे अंक को पहले रखेंगे। 6 का स्थान तो यहाँ पर फिक्स कर दिया था उन्होंने कि 6 का स्थान हमको नहीं बदलना है, जो शेष अंक रह जाएंगे उनको व्यवस्थित करके सबसे छोटी संख्या बतानी है कौन सी बनेगी। अब जो शेष अंक रह गए हैं इनमें सबसे छोटा अंक देखिए कौन सा है? 0, तो 0 को पहले रखेंगे। 0 के बाद छोटा अंक कौन सा है? 3। 3 के बाद छोटा अंक है यहाँ पर 4। 4 के बाद छोटा अंक 5, और 5 के बाद छोटा अंक 7, और 7 के बाद छोटा अंक है 9। आखिर में 9 बच जाएगा। अब देखिए ये जो संख्या आ गई है जिसमें हमने इस वाली संख्या के अंकों को व्यवस्थित करके लिखा है और 6 का स्थान नहीं बदला है, तो यह संख्या सबसे छोटी संख्या बनेगी इस संख्या के अंकों को पुनः व्यवस्थित करके। तो संख्या यहां पर बन गई है हमारी 60,34,579। अब देखिए कौन से वाले ऑप्शन में ये संख्या हमको दी गई है? 60 दिन दोनों ऑप्शन में था। 60 के बाद है 34, सो 60 के बाद ये 34,579। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन न्यूमरल इज इनकरेक्ट। तो इस जो ऑप्शन में हमको रोमन नंबर दिए गए हैं कौन सा इनमें से मीनिंगलेस है, कौन सा इनकरेक्ट है, ये हमको बताना है। अब हिंदी में पढ़िए। निम्न रोमन संख्यांकों में कौन सी संख्या सही नहीं लिखी गई है? तो इनमें से कौन सा रोमन नंबर सही नहीं है ये हमको यहाँ पर चेक देखना है। अब देखिए LXXX ये होता है रोमन नंबर 80 का। LXXX 80 का, क्योंकि x को हम रिपीट कर सकते हैं। LXX ये रोमन नंबर होता है 70 का। फिर है LX ये रोमन नंबर है 60 का। और जो नेक्स्ट नंबर दिया गया है LLX, तो किसी रोमन नंबर में हम लेटर L को कभी रिपीट नहीं करते, एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होता है लेटर L। तो ये ऑप्शन हो गया है गलत। तो हमको इनकरेक्ट ऑप्शन ही यहाँ पर सेलेक्ट करना था। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस क्वेश्चन में हमको दिए गए रोमन संख्याओं में से उस संख्या को ज्ञात करना था जिसका उत्तर जो मीनिंगलेस है, जो गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न में गलत दिया गया था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट इज। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो हमें 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना है और जिसमें 3 डिफरेंट डिजिट का यूज किया गया हो। तो 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखना है, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखना है और 3 डिजिट का यहाँ पर यूज किया गया हो। अब हिंदी में देखिए, केवल 3 विभिन्न अंकों के प्रयोग से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो हमको जो संख्या लिखनी है उसमें अंक होने चाहिए 5, और उन 5 अंकों में 3 ही अंकों का उपयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनानी है कि वह 3 अंकों से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकती है। अब हमारे पास जो अंक होते हैं वह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है। ये हमारे पास 10 अंक होते हैं। इन 10 अंकों का इस 10 अंकों में से कोई से 3 अंक लेकर
हमको ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, कोई से 3 अंक लेने हैं। जब हम बड़ी संख्या बना रहे हैं तो बड़े वाले ही अंक लेंगे, तो यहाँ पर कोई से 3 बड़े अंक हम यहाँ से ले लेंगे, 7, 8 और 9। इन 3 अंकों का उपयोग करके हमें ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो जब ये 3 अंक है और स्थान है 5, तो कोई सी 2 संख्या को हमको दोबारा से रिपीट करना होगा यहाँ पर। किसी संख्या को बार बार रिपीट करना होगा यहाँ पर। तो बड़ा, जब बड़ी संख्या लिखनी है तो बड़ा अंक पहले लिखेंगे, फिर बड़ा अंक रिपीट, जब सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो बड़े वाले अंक को हम रिपीट करते चलेंगे, फिर 9 और ये आ जाएगा 8 और 7। तो हमें 3 अंकों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी थी। तो अंक हमने 3 बड़े ही अंक यहाँ पर लिए, 9, 8 और 7। तो जब हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो बड़ा अंक ही पहले लिखेंगे, और जब हमको अंक 3 है और स्थान है हमारे पास 5 इस संख्या में, तो कोई सा अंक हमको बार बार लिखना होगा। तो जब सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो बड़ा ही अंक हम बार बार लिखेंगे। 9 को हम 3 बार लिख लेंगे, और 2 जो 9 के बाद 8 बड़ा अंक होगा, फिर 7 बड़ा अंक होगा। तो इस संख्या में 3 अंकों का उपयोग किया गया है, एक 9 का, 8 का और 7 का, और ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई है। यह है 99,987। 99,987। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 99,987। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट इज। अब इस क्वेश्चन में हमको 3 डिजिट का यूज करके, 3 अलग अलग डिजिट का यूज करके 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। और हिंदी में देखिए, केवल 3 विभिन्न अंकों के प्रयोग से बनी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। केवल 3 अंक, अलग अलग अंकों का उपयोग करके हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। पर हमारे पास जो अंक होते हैं, अंक हमारे पास है 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 अंक हमारे पास होते हैं। इन 10 अंक में से कोई से 3 अंक लेकर हमको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो जब हम सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो जब सबसे छोटी संख्या बनानी है तो हम सबसे छोटे अंक ले लेंगे 3। तो हमने 0, 1 और 2 यहाँ 3 छोटे अंक लिए। अब इन 3 अंकों की मदद से हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है सबसे छोटी। तो जब हमको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है तो हम छोटा ही अंक सबसे पहले लिखेंगे। तो इन तीनों अंकों में छोटा अंक क्या है? 0 है, पर 0 को हम सबसे शुरू में नहीं लिखते। अगर 0 यहाँ आ गया तो यह संख्या 3 अंकों की रह जाएगी, हमको लिखनी है 4 अंकों की। तो 0 को छोड़कर जो छोटा अंक है वह है 1। 1 के बाद छोटा अंक है 0। और जब हमको सबसे छोटी संख्या बनानी है 3 अंकों की, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है और 3 अंकों का उपयोग करना है, तो किसी एक अंक को एक से अधिक बार लिखना होगा। तो हम 0 को ही 2 बार लिख देंगे, और उसके बाद अंक बचा है हमारे पास 2। तो ये 1002 जो है, यह 3 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या होगी, 4 अंकों की, 1002। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि कोई से भी 3 अंकों का उपयोग कीजिए, 4 अंकों की एक सबसे छोटी संख्या बनाइए। अब अंक 3 लेने हैं, स्थान है हमारे पास 4, तो कोई से एक अंक को 2 बार लिखना होगा हमको, और हमको सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे छोटे अंक को हम 2 बार लिखेंगे, और सबसे बड़ी संख्या अंक बनानी होती तो बड़े अंक को 2 बार लिखते हैं हम। पर जब सबसे छोटा अंक इन तीनों में से 0 था, पर 0 को अगर हम पहले लिख देंगे तो ये 3 अंक की रह जाएगी, हमको 4 अंक की संख्या बनानी है। तो इस 0 को हम दूसरे स्थान पर लिखेंगे, 0 के बाद जो छोटा अंक है उसको पहले लिखेंगे, 1 पहले आ जाएगा। और फिर 0 को हम 2 बार लिख देंगे, क्योंकि सबसे छोटी संख्या बनानी है तो 0 को ही 2 बार उपयोग कर लेंगे, फिर तीसरा अंक बचेगा 2। तो 1002 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, जिसमें 3 विभिन्न अंकों का प्रयोग किया गया है। तो 1002 इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 38 एंड 68 इज। क्वेश्चन 14 में हमसे कहा गया है कि जो नंबर है 38 और 68, इनके बीच में कितने होल नंबर्स हैं, ये हमको बताना है। हिंदी में 38 और 68 के बीच पूर्ण संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है 38 और 68 के बीच में कितने
होल नंबर्स हैं, कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, उनको गिनकर बता दीजिए कि कितनी संख्याएं हैं। अब देखिए 38 से और 68 के बीच की संख्या निकालने का एक आसान तरीका है। इस तरीके को समझने से पहले आप, ये तो बड़ी संख्या हो गई, छोटी संख्या समझिए। जैसे हमको संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4 5, 5 तक संख्या लिखी हुई है, और हमको ये पता करना है कि 1 के और 5 के बीच में कितनी संख्या है। तो देखिए 1 के 5 के बीच में ये 3 संख्या है, तो इनको हम कैसे ये तो छोटी 1 से 5 तक की संख्या, 3 के बीच में तो हमने ऐसे ही गिन के बता दिया, 1 2 3, 3 संख्या है इनके बीच में। पर ये जब बड़े अंक हो, जैसे ये 38 और 68 के बीच में हमको बताना है, तो पहले इसको समझिए ये 3 अंक कैसे आएंगे। तो जो सबसे बड़ी बड़ी संख्या है और जिनके बीच की संख्या हमको बतानी है, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाइए, तो यहाँ बचेगा 4। फिर जो संख्या बच जाएगी घटाने के बाद, उसमें से एक घटा दीजिए, तो जो वह संख्या प्राप्त होगी उससे हमें पता चलेगा कि इसके बीच में कितनी संख्या आ रही है। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। तो 38 और 68 के बीच की संख्या हमको बतानी है कितनी है, तो बड़ी वाली संख्या में से 38 घटाएंगे, बाद वाली संख्या में से पहली संख्या घटा दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। अब ये 30 आ गया, अब 30 में से एक और घटा देंगे, तो 30 में से एक घटाएंगे तो आ जाएगा 29। तो संख्या 38 और 68 के बीच में पूर्ण संख्याओं की संख्या होगी 29, इनके बीच में 29 संख्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप 38 के बाद संख्या लिख लीजिए। देखिए 38 के बाद होगा 39, फिर 40, 41, 42, 45, 44, 45, 46, 47, फिर 48, 49, 50, उसके बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56, 55 था यहाँ पर, 56, 57, 58, 59, फिर 60, 61, 62, 63, 64, 65 और 66 और 67। तो ये संख्या होंगी 38 के और 68 के बीच में, इनको गिनकर लिख दीजिए। ये 29 ही आएगी, चाहे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, 29 वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आसान तरीका यही है। अगर हमसे पूर्ण संख्याओं के बीच की, इन्हीं दो पूर्ण संख्याओं के बीच की अगर पूर्ण संख्याओं की संख्या पूछी जाए, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा दीजिए, घटाने के बाद जो आएगा उसमें से एक और घटा दीजिए, जैसे हमने यहां पर किया। बड़ा अंक 68, 68 में से 38 घटाया तो आया 30, और 30 में से एक और घटा दिया, आ गया 29। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में 29 पूर्ण संख्याएं होंगी, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोडक्ट ऑफ सक्सीजर एंड प्रीडिसर ऑफ 9999 इज। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है 999 के सक्सीजर का और प्रीडिसर का। अब हिंदी में देखिए, 999 की पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है। अब यहां पर जो संख्या दी गई है 999, इस संख्या की जो पूर्ववर्ती है, पूर्ववर्ती संख्या कैसे ज्ञात करते हैं हम? किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें से हम एक घटा देते हैं, तो पूर्ववर्ती संख्या हमको मिल जाती है, पूर्ववर्ती संख्या। तो किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें से एक संख्या घटा देंगे, एक अंक घटा देंगे, तो हमको उसकी पूर्ववर्ती मिल जाएगी। और जब उस किसी संख्या की हम परवर्ती संख्या ज्ञात करते हैं, परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या हम ज्ञात करते हैं, उसके लिए हम उस संख्या में एक जोड़ देते हैं। तो 999 की जो पूर्ववर्ती संख्या होगी उसमें से एक घटाएंगे, 999 का जो प्रेडिसर होगा उसको निकालने के लिए हम उसमें से एक घटा देंगे, तो 999 से एक घटाएंगे तो 998 आ जाएगा। और इसकी परवर्ती संख्या निकालने के लिए उसमें हम एक जोड़ देंगे, सक्सीजर फाइंड करने के लिए नंबर में एक जोड़ देते हैं, तो 999 में एक जोड़ेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या का दोनों का निकालना है गुणनफल, तो दोनों की गुणा कर देंगे,
998 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 998। 3 जीरो थे तो 3 जीरो आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 999 की पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल आ गया है 9,98,000। 9,98,000, तो ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा वाला सही होगा? 9,98,000, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सीजर इज ऑलवेज। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमको प्रोडक्ट देखनी है, एक नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सीजर। एक नॉन जीरो होल नंबर होना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब है एक ऐसा होल नंबर जो जीरो नहीं है। जीरो का होल नंबर और उसके सक्सीजर का प्रोडक्ट सदैव कैसा होता है, ये हमको बताना है। किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या व उसकी परवर्ती संख्या का गुणनफल सदैव होता है, ये हमको बताना है। एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक अभाज्य संख्या, या तीन से विभा विभाज्य संख्या। तो अब देखिए हमें एक संख्या समझनी है। जैसे एक संख्या यहां पर ले, देखिए पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ये पूर्ण संख्या चलती रहती है, होल नंबर। अब इन्होंने बोला है नॉन जीरो होल नंबर रखना है, तो जीरो को तो हम लेंगे नहीं। जीरो के बाद छोड़कर, जीरो को छोड़कर कोई सी भी पूर्ण संख्या लीजिए एक, जैसे हमने ली 4, एक संख्या ली 4, और 4 का जो सक्सीजर होगा, जो परवर्ती संख्या होगी, उसमें एक जोड़ने पर प्राप्त होगा। 4 में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5। अब इन दोनों का जो गुणनफल होगा, इन दोनों का जो गुणनफल है वह आ गया है 20। अब 20 एक कैसी संख्या है? देखिए 20 एक सम संख्या है। हाँ सम है, क्योंकि ये दो से कट जाएगी। एक विषम संख्या है, विषम संख्या नहीं है, ये संख्या नहीं है, ये एक विषम संख्या नहीं है। ये क्योंकि दो से कट जाती है, ये एक सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है, ये एक सम संख्या है। एक अभाज्य संख्या है। अब बताइए कि ये एक अभाज्य संख्या है क्या? नहीं। अभाज्य संख्या उन संख्या को कहा जाता है जो केवल एक के पहाड़े से कटती हैं और अपने पहाड़े से कटती हैं। 20 एक भाज्य संख्या है, तो ऑप्शन सी भी इसका उत्तर नहीं होगा। और 3 से विभाज्य मतलब 3 से कटने वाली संख्या होगी, ये 3 से नहीं कटेगी। तो जब हम एक कोई से भी पूर्ण संख्या लें, कोई सी भी एक पूर्ण संख्या लें, जैसे अगर हम 3 से उदाहरण लें, 3 एक पूर्ण संख्या है, उसका जब हम सक्सीजर ज्ञात करेंगे, एक परवर्ती संख्या ज्ञात करेंगे, तो उसमें एक जोड़कर प्राप्त हो जाएगी 4। अब इन दोनों की अगर हम गुणा करें तो 4 तिया आएगा 12। तो 12 एक कैसी संख्या है? एक सम संख्या है। तो जो अगर किसी पूर्ण संख्या का उसके परवर्ती संख्या से गुणनफल करते हैं तो हमको सदैव एक सम संख्या प्राप्त होगी। अब देखिए 12 जो है ये सम संख्या है, 3 से विभाज्य भी है। 3 से विभाज्य वाली जो कंडीशन थी वो यहां तो लग रही है, पर 4 वाले केस में यहां पर नहीं लगी थी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी पूर्ण संख्या और उसकी परवर्ती संख्या का जो गुणनफल है वह इनमें से कौन सी संख्या होगा सदैव। सदैव मतलब हमेशा के लिए। तो हमेशा के लिए कौन सी वाली कंडीशन लगेगी? ये एक सम संख्या वाली लगेगी। अब इनसे अलग कोई एक पूर्ण संख्या लीजिए, जैसे हमने ली 10। तो 10 का जब हम सक्सीजन निकालेंगे तो आ जाएगा 11, उसमें एक जोड़ेंगे, दोनों का गुणनफल निकालेंगे, तो 10 की गुणा 11 से करने पर आ जाएगा 110। 10 की गुणा 11 से करेंगे तो 110 आ जाएगा। अब 110 कैसी संख्या है? देखिए 110 एक सम संख्या है, विषम संख्या है नहीं है, 3 से विभाज्य भी नहीं होगी, और एक अभाज्य संख्या भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जब किसी एक शून्योत्तर पूर्ण संख्या को उसके परवर्ती संख्या से गुणा करते हैं तो हमको गुणनफल सदैव एक सम संख्या ही प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सम संख्या होता है गुणनफल सदैव। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ए होल नंबर इज एडेड टू 25 and the same number is subtracted from 25, the sum of the resulting number is। तो क्वेश्चन में कहा गया है अगर एक होल नंबर को हम 25 में से सब्ट्रैक्ट करें, घटा दें, और सेम उसी नंबर को 25 में ऐड कर दें, तो द सम ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, जो दो नंबर हमको प्राप्त होंगे उनका सम हमको बताना है। अब हिंदी में देखिए क्वेश्चन को, ए एक पूर्ण संख्या 25 में जोड़ी जाती है, कि एक पूर्ण संख्या को 25 में जोड़ा जाता है,
और वही संख्या फिर 25 में से घटाई जाती है। तो इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं का योग होगा। जो दो संख्या हमको मिलेगी उनका जोड़ हमको बताना है। अब देखिए क्वेश्चन में हमको बताया गया कि एक पूर्ण संख्या है जिसको 25 में घटाएंगे भी और जोड़ेंगे भी। तो जैसे 25 में एक संख्या हम अपनी तरफ से मान लेते हैं x है। जब हम 25 में x जोड़ेंगे तो हमें संख्या कौन सी प्राप्त हो जाएगी? 25 प्लस एक्स, क्योंकि x तो 25 में जुड़ेगा नहीं। अब उसी संख्या को हमको घटाना भी है। 25 में से उसी संख्या x मानी थी तो x को हमने घटा दिया। तो घटाने के बाद संख्या क्या मिली? 25 माइनस एक्स। संख्या क्या आ गई? 25 माइनस एक्स। अब उन्होंने कहा है कि जो ये दो संख्या हमको प्राप्त हुई है इनको जोड़कर बता दीजिए कि इनका जोड़ क्या है, इनका योग क्या है। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो प्लस के एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा, 25 और 25 जुड़कर आ जाएंगे 50। 25 और 25 जुड़कर आ जाएंगे 50। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और एक तरीका और है, अगर क्वेश्चन में जैसे कहा गया है कि 25 में से एक संख्या हमको जोड़नी है और उसी संख्या को घटाना है और दो संख्या हमको प्राप्त होंगी। तो 25 में जैसे हम जोड़ लेंगे, देखिए 25 में एक जोड़ेंगे, 25 में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26। और वही संख्या इसमें से घटानी है। अगर 25 में से एक घटा दें, 25 में से जब हम एक घटाएंगे तो आ जाएगा 24। जो ये दो संख्याएं हैं उनको हमें जोड़कर बताना है कितना है। जब इनको जोड़ेंगे 6 4 10, हासिल 1 2 4 1 5, तब भी 50 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चाहे एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे 25 में हम कोई सी भी संख्या, उन्होंने कहा है कोई एक संख्या जोड़नी है और घटानी है, तो 5 जोड़े। 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। फिर 25 में उसी संख्या को घटाना है तो 25 में 5 घटाएंगे 20 आएगा। फिर जो संख्याएं हैं उनका जोड़ बताना है तो 25 और 20, अच्छा 30 और 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 में हमको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा वाला इनमें से ट्रू नहीं है। देखिए पहला वाला, देखिए पहला वाला जो यहाँ 7 प्लस 8 प्लस 9। अब देखिए 7 और 8 जोड़ेंगे 15 और 9 ऐड कर देंगे उसमें। 15 में 9 ऐड करने पर आ जाएगा 24। और इसके राइट हैंड साइड को देखिए, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 8 और 9 हो जाएंगे 17, और 17 में 7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 24। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। ये कैसा है? ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू है। क्योंकि अब देखिए ये कोई पूर्ण संख्या लिखनी है, तीन संख्याओं पर जब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं वो वेरीफाई करती है। तो तीन पूर्ण संख्याओं का जो योगफल है वो सहचर्य एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। या हम शुरू में देखिए तीनों संख्या तो वही है, यहाँ पर पहले हमने शुरू की दो संख्या को जोड़ा, बाद में 9 को उनमें जोड़ा। या पहले 8 और 9 को जोड़ेंगे फिर 7 को जोड़ेंगे तो योगफल सदैव एक ही रहेगा। तो पहला कंडीशन तो ट्रू है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए, 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9। अब 7 की मल्टीप्लाई 8 से करो, फिर जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा उसकी मल्टीप्लाई 9 से करो। या पहले हम 8 की मल्टीप्लाई 9 से कर लें और जो गुणा करके आएगा उसकी मल्टीप्लाई 7 से करें। तो वे दोनों डिजिट बराबर होते हैं? हाँ होते हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करती है। सहचर्य प्रगुण गुणन की संक्रिया के लिए भी अप्लाई होता है। देखिए यहाँ कर लेंगे गुणा, 7 की गुणा 8 से करेंगे, 7 अट्ठे 56, और 56 की गुणा जब हम 9 से करेंगे, 9 छंग 54, हासिल लगे 5, 9 पंजे 45 और 5 50। ऐसे ही यहाँ गुणा करते हैं, पहले 8 की गुणा 9 से, 8 नम 72, और उसकी गुणा जब हम 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14 का, 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 7 सत्ते 49 और 1 हो जाएगा 50। तो दोनों बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों बराबर आ गए हैं। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट बी भी इसका सही हो जाएगा। ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, हमको देखना है जो ट्रू नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 प्लस 8 प्लस 9। यहाँ पर देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे 8 9 जा होते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई और प्लस दोनों साइन है तो पहले हम बोर्ड मास के रूल से पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 8 हो जाएंगे 72, और उसमें 7 ऐड कर देंगे तो 79 आएगा। और फिर जब हम इसकी राइट हैंड सोल्व करते हैं, 7 8 जा 56 प्लस 7 9 जा 63, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो 9
और ये 119 आया, ये 79 आया, ये 79 था, ये 119 है। तो इसमें बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर नहीं आया है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू, कि ये असत्य है, ये सत्य नहीं है। लास्ट वाला स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 9 और 8 हो जाएंगे 17, और 17 की मल्टीप्लाई हम 7 से करेंगे तो आ जाएगा 7। देखिए 7 सत्ते 49 का 9 हाथ से लगे 4, 7 एकम 7, 4 11 119। और यहाँ पहले 7 और 8 की गुणा करेंगे, 7 अट्ठे 56 प्लस 7 नम 63। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 119 आएगा। यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर हैं, बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। क्वेश्चन में हमको वो स्टेटमेंट फाइंड करना था जो नॉट ट्रू है। तो नॉट ट्रू कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो बाय यूजिंग डॉट पैटर्न्स विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी अरेंज्ड इन ऑल द थ्री वेज, नेमली ए लाइन, ए ट्रायंगल एंड ए रेक्टेंगल। बिंदु दो एक बिंदु पैटर्न का प्रयोग कर निम्न में से कौन सी संख्या एक रेखा, एक त्रिभुज और एक आयत तीनों रूप में व्यवस्थित की जा सकती है। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इस बिंदु पैटर्न का उपयोग करते हुए हमको यह बताना है कि कितने बिंदुओं से हम एक रेखा भी बना सकते हैं, एक त्रिभुज भी बना सकते हैं और एक आयत भी बना सकते हैं। तो जैसे 9 बिंदु लेंगे हम, देखिए 9 बिंदुओं का उपयोग करके हमें एक रेखा भी बनानी है, एक त्रिभुज भी बनाना है और एक आयत भी बनाना है। तो 9 से देखिए, अगर हम 9 लेंगे तो 9 से एक रेखा तो बन जाएगी, सीधे 9 बिंदु हम ऐसे बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, रेखा बन जाएगी ऐसे। उसके बाद इससे त्रिभुज बनाना है हमको, तो जब हम त्रिभुज बनाएंगे तो 1 2, उसके बाद इससे जो हम एक त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये त्रिभुज के रूप में आ जाएगा। और फिर इससे एक आयत बनाना है। अब देखिए संख्या 9 जो है एक विषम संख्या है, विषम संख्या से आयत नहीं बनेगा, इससे बन जाएगा वर्ग। देखिए 9 से बनेगा वर्ग, तीन तीन के जोड़े से हम बना देंगे वर्ग। तो ये वर्ग के रूप में बनेगा, ऐसे वर्ग जिसकी चारों भुजा बराबर होती हैं। पर हमको यहाँ पर एक रेखा बनानी है, एक त्रिभुज बनाना है, एक आयत बनाना है, आयत बनाना है, आयत जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो 9 तो इसका ऑप्शन सही नहीं होगा। वैसे एक वर्ग भी आयत ही होता है, पर इसकी चारों भुजा बराबर होती हैं वर्ग की। अब ऑप्शन नंबर बी देखिए, बी वाले में संख्या 10 दी गई है, तो 10 से हम एक रेखा बनाकर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, रेखा तो बन जाएगी सीधी। जब हम इससे एक त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज इस प्रकार बना जा सकता है, 1 2, ये 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 और एक 10। तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा, ये त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा यहाँ। और जो इससे हम एक आयत भी बना सकते हैं, देखिए 10 से इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखिए ये आयत के रूप में बन जाएगा, आयत जिसके आमने सामने की भुजा कैसी हो, बराबर होंगी। तो ये आयत भी बन गया, एक रेखा भी बन गई, इससे त्रिभुज भी बन गया और आयत भी बन गया। तो 10 बिंदुओं का उपयोग करके हम एक रेखा भी बना सकते हैं, एक त्रिभुज भी बना सकते हैं, एक आयत भी बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 20 में भी हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, पूर्ण संख्याओं में योग व गुणन दोनों ही संक्रियाओं पर सहचर्य नियम लागू होता है। अब देखिए इसे समझिए कि जो होल नंबर्स होते हैं, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, उन पर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, योग और गुणन दोनों संक्रियाओं पर सहचर्य नियम का पालन होता है, ऐसा इसमें कहा गया है। अब देखिए जैसे तीन संख्याएं ए बी और सी,
अगर सहचर्य नियम कहता है हमसे कि पहले हम या तो शुरू की दो जोड़ लें, इनका जो योगफल आएगा उसे तीसरे में जोड़ें, तो यह वही रहेगा अगर हम बाद की दो संख्या जोड़ते, पहले सी में बी में सी को जोड़ते और फिर उसका योगफल ए के साथ जोड़ते, तो ये हमको प्राप्त होता। तो ये सहचर्य नियम का पालन करती हैं सभी पूर्ण संख्याएं, योग के लिए सहचर्य नियम का पालन करती हैं। कोई सी भी तीन संख्या लीजिए, जैसे इसका उदाहरण समझिए, अगर हमारे पास संख्या एक दो और तीन है, एक दो और तीन, तो इनको हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं, या तो पहले एक में दो जोड़ेंगे और फिर तीन में जोड़ेंगे, तो एक में दो जोड़ेंगे तीन, और तीन में फिर योगफल में तीन जोड़ा तो आ गया छह। एक तरीका यह है कि हम पहले बाद वाली दो को जोड़ेंगे, तीन और दो पांच, और फिर एक अगली वाली संख्या जोड़ेंगे तो आ जाएगा छह, तो दोनों बराबर आए हैं, तो योग के लिए सहचर्य प्रगुण लगता है। अब गुणा के लिए भी देखते हैं। अगर हमारे पास तीन नंबर हैं ए बी सी, तो उनकी गुणा करने के दो तरीके हैं, एक तो या पहली दो संख्याओं की गुणा करें फिर तीसरी से गुणा कर दें, या पहले बाद वाली दो संख्याओं की गुणा करें और फिर पहली से उनकी गुणा कर दें। तो इसको भी उदाहरण से समझते हैं। अगर एक संख्या एक दो और तीन है, तो इनकी गुणा करनी है हमको, तो पहले अगर शुरू की दो की गुणा करें तो दो एकन दो, और फिर तीन से गुणा करेंगे तो दो तिया आ जाएगा छह, दो तिया आ जाएगा छह। अगर एक दो और तीन, इनकी गुणा पहले हम बाद वाली दो संख्या की गुणा करें, तीन दूनी छह, और फिर पहली संख्या से गुणा कर दें, छह एकन छह, तो अब भी गुणनफल बराबर है। तो जो पूर्ण नंबर होते हैं, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, होल नंबर्स, वे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी उन पर अप्लाई होती है। मतलब योग और गुणन के लिए सहचर्य नियम जो है पूर्ण संख्याओं के लिए लागू होता है। तो यह वाला कथन तो हमारा सत्य है, पहला वाला कथन है सत्य। अब दूसरा कथन देखते हैं, दूसरे कथन को समझ लीजिए। दूसरा कथन है पूर्ण संख्याओं में गुणन के लिए शून्य तत्समक अवयव है, कि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं जीरो एक दो तीन चार, कि इन पूर्ण संख्याओं में गुणन के लिए जो तत्समक अवयव है वह शून्य होता है। गुणन का तत्समक अवयव, गुणा का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव दूसरे कथन में यहां हमको दिया गया है जीरो बताया गया है, पर देखिए ये गलत है। जीरो गुणा के लिए तत्समक अवयव उसको कहा जाता है। अब देखिए किसी संख्या में, जैसे एक पूर्ण संख्या तीन ली, अब इस तीन में हम किस संख्या से गुणा करें जो उत्तर हमको ये तीन ही प्राप्त हो जाए, तो उस संख्या को जिससे हम गुणा करेंगे संख्या तीन की, और गुणा करने के बाद तीन ही हमको मिल जाए, तो उस संख्या को हम कहते हैं गुणा का तत्समक अवयव। तो चार को हम किस संख्या से गुणा करें तो चार ही आ जाए, पांच को किस संख्या से गुणा करें जो पांच ही आ जाए, तो ऐसी संख्या को जिसमें किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही वाली संख्या हमको मिलेगी, तो उसको हम तत्समक अवयव कहेंगे गुणा का। तो तीन की गुणा एक से करेंगे तीन आएगा, चार की गुणा एक से करेंगे चार, पांच की गुणा एक से करेंगे तो आ जाएगा पांच। तो वह संख्या एक है जिसकी गुणा हम जिस संख्या से भी करेंगे वही वाली संख्या हमको मिल जाएगी। एक होता है गुणा का तत्समक अवयव। पर उदाहरण दूसरे कथन में कहा गया है कि पूर्ण संख्याओं में गुणन के लिए शून्य तत्समक अवयव है, तो यह गलत है, यह कथन हो गया है असत्य। कैसा कथन है ये असत्य कथन है, ये नॉट ट्रू हो गया है, ये सत्य नहीं है। अब सी वाला ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन तो इस प्रश्न का उत्तर तो ऑप्शन बी ही हो जाएगा, पर इनको भी समझ लेते हैं, सी को और डी को। पूर्ण संख्याओं में योग व गुणा दोनों ही संक्रियाओं पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है। क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इंग्लिश में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास तीन संख्या है, देखिए तीन नहीं दो संख्या है, पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणा में हमें ये क्रम विनिमय नियम लगाना है कि ए में बी को जोड़ें या बी में ए को जोड़ें तो बराबर ही आएंगे। तो योग के लिए क्रम विनिमय नियम लागू होता है। अगर हमारे पास एक और दो है या दो और एक है, एक में दो जोड़ें या दो में एक जोड़ें आएगा तो तीन ही, तो योग के लिए क्रम विनिमय नियम लागू होता है। अब गुणा के लिए देख लेंगे, अगर दो संख्या ए और बी है, या ए की गुणा बी से करें या बी की गुणा ए से करें तो क्या ये बराबर आएंगे? तो अगर देखिए अगर तीन की गुणा दो से करें या दो की गुणा तीन से करेंगे आएगा तो छह ही, तो गुणा के लिए भी क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तो ऑप्शन सी जो था यह भी सत्य कथन था।
ऑप्शन डी, पूर्ण संख्याओं में से योग पर गुणा में वितरण वितरण लागू है। पूर्ण संख्याओं में योग पर गुणन में वितरण लागू है, ये हमको देखना है कि पूर्ण संख्याओं में योग पर हम गुणा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसको समझिए, ये होता है एडिशन मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो होल नंबर्स के लिए हमें देखना है कि जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ये अप्लाई होती है या नहीं। कि जैसे हमारे पास दो नंबर हैं बी और सी, दोनों के योगफल में अगर हम किसी तीसरे नंबर ए से मल्टीप्लाई करें तो उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले ए की मल्टीप्लाई पहले वाले नंबर से, फिर बी की मल्टीप्लाई ए की मल्टीप्लाई दूसरे वाले नंबर से। जो गुणा में ए था ये पहले ए से गुणा कर ले, फिर ये ए सी से गुणा कर ले, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये वही आएगा जो यहां आना था उत्तर, वो वैसे भी आ सकता है। अगर ये तीन नंबर लें, 1 गुणा 2 प्लस 3, 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 3। अब देखिए दो में एक, पहले दो में तीन जोड़ें तो आ जाएगा 5, और 5 की गुणा इस तीसरी संख्या एक से कर देंगे तो आएगा 5। या हम इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, 2 एकन 2 और 3 एकन 3, इनको भी जोड़ेंगे तो आएगा 5। तो ये तो बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं पूर्ण संख्याओं में योग पर गुणन में वितरण नियम लागू होता है। तो यह कथन भी सही है। बस कौन सा कथन गलत था? बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का गलत था ऑप्शन। तो हमको वही ऑप्शन चुनना था जो सत्य नहीं है, जो असत्य है। ये दोनों भी हमारे कैसे थे? सत्य कथन थे। हमको चुनना था यहाँ पर जो सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो आप इस क्लास को पूरा देखिएगा और अपने सभी साथियों को भी इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राएं इस क्लास का लाभ उठा सके और अपने मैथ्स ओलंपियाड में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ।